रिडॉक्स रिएक्शन के 5वें क्लास के लिए शुरुआत करने से पहले आप लोगों से प्राप्त जो क्वेश्चंस हैं पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कई छात्रों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 का ए का कुछ और 2 का बी का कुछ क्वेश्चंस, तो हम एक एक करके इन सबों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे पहला है CnO माइनस, दूसरा में है CaH2 में हाइड्रोजन का निकालना है, तीसरा है KMnO4 में Mn का निकालना है, चौथा बेरियम क्लोराइड BaCl2 में बेरियम का निकालना है। तो मान लें Cl का x, तो x प्लस -2 बराबर -1, तो x बराबर +1। कैल्शियम ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो +2, हाइड्रोजन का x इंटू 2 बराबर 0, 2x बराबर -2, तो x बराबर -1। नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन +1, यहाँ मेटल के साथ है तो -1। यहाँ x माने पोटेशियम +1 अल्कली मेटल है, x बराबर +7। बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है लेकिन इसी का निकालना है क्लोरीन का -1 इंटू 2 बराबर 0, x बराबर +2। अगला क्वेश्चन है SO4 माइनस में सल्फर का, MgO में मैग्नीशियम का, N2H4 में नाइट्रोजन का, NaNO2 में नाइट्रोजन का, CH2Cl2 में कार्बन का। तो SO4 डबल माइनस, तो x प्लस -2 इंटू 4 बराबर -2, x बराबर +6। x प्लस ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, x बराबर +2। x इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4 बराबर 0, 2x बराबर +1 इंटू 4, क्योंकि नॉन मेटल के साथ है -4 -2। अब अल्कली मेटल है तो +1, x प्लस -2 इंटू 2 बराबर 0। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 बराबर 0, x बराबर 0। यहां क्या हो जाएगा +1 प्लस x -4 बराबर 0, x -3 बराबर 0, x बराबर +3। जैसे HC2O4 में कार्बन का निकालना है, +1 इंटू 2 प्लस x इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 बराबर 0। NH4NO3 ये सवाल आपको बताया हुआ है। आपको बताए थे कि अगर एक ही एलिमेंट अलग अलग आयनों में है तो उसको अलग अलग निकालेंगे, इसलिए आप पहले क्लास के ही एग्जांपल्स में देखें, ये बना हुआ है। अब Cn माइनस में किसका निकालना है ये क्लियर नहीं है, तो हम कहेंगे कि जिस किसी में आपको लगता है कि कौन सा सवाल में किस एलिमेंट का निकालना हो, ये कंफ्यूजन हो, तो आप बारी बारी से सभी का निकालिए। जैसे मान लीजिए हम पहले कार्बन का निकालते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके पास अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो x प्लस -3 बराबर -1, तो x बराबर +2। अब साइनाइड में अगर नाइट्रोजन का निकालना है, कार्बन का वैल्यू को रखें -1, x बराबर -3। जैसे सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स होता है, जैसे x और y के टर्म में कोई इक्वेशन है, तो अगर दोनों को हमको सॉल्व करना होता है तो पहले हम लोग किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं और एक का वैल्यू रख करके दूसरे को सॉल्व करते हैं।
इसलिए अगर किसी में अंडरलाइन नहीं है या बोल्ड नहीं है तो इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बारी बारी से सबका निकालिए। सिमिलर मेथड से HNC, अभी इसमें नहीं पता चल रहा है कि कार्बन किसका निकालना है। हाइड्रोजन नॉनमेटल के साथ है तो +1 होगा, पहले हमें नाइट्रोजन का निकाल लीजिए या पहले कार्बन का निकाल लीजिए। हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का -3, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। प्लस x बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x बराबर +2। अब HNC में n का निकालें तो +1 + x + 2 बराबर 0, x + 3 बराबर 0, x बराबर -3। इसी तरह से KI3 में I का निकालना है। तो पोटेशियम अल्कली मेटल है, पहले बता चुके हैं कि अल्कली मेटल जब भी कंपाउंड बनाएगा +1 ही होगा। तो +1 + x × 3 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल पॉसिबल है। इसी तरह से N3H में नाइट्रोजन का निकालना है। नॉनमेटल के साथ हाइड्रोजन है तो +1, x × 3 +1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। OSO4 ऑस्मियम के साथ, ऑस्मियम एक मेटल है, X, ये S है, ऑस्मियम +-2 × 4 बराबर 0, x बराबर +8। जैसे C3O2 में कार्बन का निकाला तो x × 3 +-2 × 2 बराबर 0, सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकालेंगे। VbRO2 होल 2 में आपको सवाल में पूछा गया है ब्रोमीन का। अब वेनेडियम का कितना लेंगे आपको पहले पता है, याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल एनायंस का लिस्ट आप याद रखें। आपको याद होगा BrO2- आयन, ब्रोमीन से Br-, BrO-, BrO2-, BrO3- और BrO4-। ये एनायंस का लिस्ट आपको पहले भी हम बताए हैं। इस हिसाब से इस पूरे का -1, x + -1 × 2 बराबर 0, तो x बराबर +2। अब ये वैल्यू इसमें रखें तो VbRO2 का होल 2, अब +2 + x × 2 + -2 × 2 × 2 बराबर 0, सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। दूसरा तरीका है कि BrO2- आयन आपको मालूम है, तो इसमें Br का निकाला तो x + -2 × 2 बराबर -1, x का मान निकाल लेंगे। BA2XeO6 में जेनॉन का निकालना, ये ग्रुप 2 का मेटल है, इसमें +2 × 2 + x + -2 × 6 बराबर 0, सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। इस तरह से हमको लगता है कि 2 का ए में जितने प्रश्न थे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2 का बी में आएंगे। 2 का बी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, Na2FeCN5NO। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको याद रखना है कि NO 3 तरह का होता है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO- हाइपोनाइट्राइट आयन, NO+, नाइट्रोसोनियम आयन। चूंकि इस कंपाउंड का नाम अभी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस तीनों में से कोई भी हो सकता है। रादर हमको तीनों को तीनों ऑप्शन को लेकर के सॉल्व करना चाहिए।
अगर NO का मान NO है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा मॉलिक्यूल होने चलते 0। तो अल्कली मेटल +1 × 2 + x, साइनाइड आयन -1 × 5 + 0 बराबर 0। सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। अगर NO के जगह पर हम लोग NO- मानते हैं तो क्या हो जाएगा, +1 × 2 + x + -1 × 5 + -1 बराबर 0। सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। अगर NO की जगह NO+ मान लेते हैं हम लोग, NO+ को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या करेंगे, Na +1 × 2 + आयरन X + साइनाइड -1 × 5 + 1 बराबर 0। x का मान आपके पास आंसर में कोई एक ही होगा। इस तीनों ऑप्शन में से जिस किसी एक को लेकर के यह प्रश्न लिखा गया होगा वही आंसर होगा, लेकिन ये तीनों पॉसिबल हो सकता है। इसलिए जहां इस तरह के स्पीसीज हो जिसका एक से ज्यादा तरह के फॉर्म में वह एग्जिस्ट करता है, फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन चार्ज में निकलता है, तो वहां डिफरेंट ऑप्शंस को आप 1 by 1 प्लेस करेंगे। अब जैसे आप Fe4 FeCN6 3 में Fe का निकालना है। तो यहां प्रश्न उठता है कि Fe तो दो तरफ है, Fe दो तरफ है, एक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर, एक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर। ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर आयनाइजेशन स्क्वायर। तो ये ध्यान देना है कि जब भी कोई कंपाउंड अगर A और B से बनता है जिसका वैलेंसी अगर X और Y हो, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड AYBX, वैलेंसी को एक्सचेंज करके क्रॉस कर लिखेंगे। तो यहां पर भी दो पार्ट हो गया, A और B। A हो गया आयनाइजेशन स्क्वायर, B हो गया कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। इस पार्ट में जो आयरन है उसका वैलेंसी हो गया 3, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयरन का वैलेंसी हो गया 4। तो इस आयरन का हो गया +3, क्योंकि वैलेंसी का 3 आयरन मेटल है, तो मेटल के लिए निगेटिव हो नहीं सकता है। तो +3 × 4 + Fe का x × 3 3 बार है, साइनाइड -1 × 6 × 3 बराबर 0। तो +12 + 3x - 18 बराबर 0, 3x - 6 बराबर 0, x बराबर +2। अब ये जब मान आ गया, इसका मान रख करके इस Fe का मान भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग इस Fe को निकाले हैं। अगर इस Fe का निकालना है, Fe4 FeCN6 3, अब इसको ही हम लोग निकालना है। x × 4 + 2 × 3 + -1 × 6 × 3 बराबर 0। सॉल्व करके x का मान 4x का मान निकाले, x का मान निकाले। अब एक हमारे पास जो प्रश्न आया था उसमें था K3 CrC2O4 3। तो यहां और इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि एनायन का नाम, फॉर्मूला और चार्ज याद रखना होगा। तो C2O4- आप जानते हैं ऑक्सैलेट आयन, इस पूरे ऑक्सैलेट आयन का होगा -2, पोटासियम +1 × 3 + क्रोमियम का x, ऑक्सैलेट -2 × 3 बराबर 0।
तो 3x माइनस 3 x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर +3। अब एक सवाल आपका है CS4 Na-H-V10O2S लिखा हुआ है। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे S है तो S का मान कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हुआ। आप जैसे पढ़ते हैं अल्केन CnH2n+2, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में केवल कांस्टेंट्स होते हैं, तो ये मिसप्रिंट है सवाल में, यहाँ 28 होगा। अब सीजियम अल्कली मेटल +1 इंटू 4, सोडियम अल्कली मेटल +1, हाइड्रोजन +1, वेनेडियम x इंटू 10 प्लस -2 इंटू 28 बराबर 0। सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। अब जैसे XeO6 पर 4 माइनस है, अब जेनरल का निकालना है, तो x प्लस -2 इंटू 6 बराबर -4, x -12 बराबर -4, x बराबर +8। जो नॉन इनर्ट गैस है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो सकता है +8। जैसे FeCO5 है, यहां CO में C और O दोनों कैपिटल है, मतलब ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया तो मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो आयरन का X, मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड 0, 5 बराबर 0, तो X बराबर 0। इसके बाद आप लोगों की तरफ से जो प्रश्न आया है 4 का H, 4 का H हमने पिछले क्लास में बताया था कि सभी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब होगा तो दोनों होगा, नहीं होगा तो दोनों नहीं होगा। यहां Ag+1 स्टेज में आयरन के फॉर्म में है अमोनिया, कॉम्प्लेक्स रहता है AgNH3(2+1). अब यहां आप देख रहे हैं Ag का +1 होगा, यहां पर भी Ag का निकालें तो X अमोनिया मॉलिक्यूल तो 0 इंटू 2 बराबर +1, X बराबर +1। अगर नाइट्रोजन का निकालेंगे X मान के तो -3 आएगा, हाइड्रोजन नॉनमेटल के साथ है तो +1, यहां भी वही रहेगा। इसका मतलब नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, अर्थात यह रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बैलेंसिंग का, हम लोग उसको शुरू करेंगे, जिससे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन आपसे आग्रह है कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक, 8 से लेकर 13 तक जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट मास निकालने पर आधारित है, उसको सावधानी से और ईमानदारी से आज जरूर बना लेंगे। और इसमें अगर किसी को भी दिक्कत हो, क्वेश्चन नंबर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर। और यहां फिर कह दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया था वो एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप नंबर से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए जिन किसी को भी मेरे तरफ से डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं जा रहा है, दे मस्ट बी कनेक्टेड बाय सेंडिंग देयर मैसेजेस, राइट ओन नेम एंड रोल नंबर इन मैसेज एंड सेंड इट टू मी on the given number in previous class, so that in near future you may get information about
forthcoming tests and online examinations. आप घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और सब्जेक्ट को कितने गहराई से आपने समझा, इसके लिए समय समय पर परीक्षाओं का होना आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान लॉकडाउन या जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है वो कितना लंबा समय तक इस तरह का रहेगा, नो वन नोज। इसलिए थिंक फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। इसलिए हम लोग तमाम असुविधाओं के बावजूद भी अच्छी तैयारी करने के लिए मेहनत करें। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस। रिडॉक्स रिएक्शन के इक्वेशन को संतुलित कैसे करें? तो सबसे पहले आप इसमें समझ लें कि बैलेंस्ड इक्वेशन किसको कहते हैं। कोई भी चाहे रिडॉक्स रिएक्शन हो या नहीं हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित केमिकल इक्वेशन में पहला शर्त होता है एटम्स ऑफ ईच काइंड। प्रत्येक प्रकार के एटम आर इक्वल इन नंबर, बराबर संख्या में होते हैं नंबर, ऑन रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट साइड। और दूसरा कंडीशन, ऑल द मोलर कोएफिशिएंट्स, मोल का जो गुणक होता है, मोलर कोएफिशिएंट्स आर होल नंबर्स। अब इसका क्या मीनिंग होगा, इसको थोड़ा संक्षेप में समझ लें। जैसे हम लोग लिखते हैं H2 प्लस O2 H2O, यहां हाइड्रोजन 2 है, 2 है, बराबर है LHS और IHS पर, क्योंकि ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां 1 है। अक्सर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ये डिफिनीशन के हिसाब से बैलेंस नहीं हुआ, ये पहला कंडीशन को पूरा करता है लेकिन दूसरे कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। ये जो कोएफिशिएंट है, मोलर कोएफिशिएंट, वो फ्रैक्शनल है, इसलिए बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। अब ये हुआ डिफिनीशन के हिसाब से बैलेंस इक्वेशन। तो यहां जो फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट है उसके लिए देखेंगे किस संख्या से मल्टीप्लाई करने से वह होल नंबर में, पूर्णांक में बदल जाता है। अब हम लोग आएंगे मेन टॉपिक पर। अभी हम लोग समझ गए कि किसी प्रकार के भी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होने का मतलब हुआ कि जितने तरह के आइटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं, जितनी संख्या में रिएक्टेंट साइड में है उतनी ही संख्या में प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। जितना LHS पर है उतना ही RHS पर होना चाहिए और सभी मोलर कोएफिशिएंट पूर्णांक होना चाहिए, फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मेन थीम पर आइए, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस। अब रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने का 2 मेथड होता है। पहला मेथड आसान है, आप इसको समझ कर रखें, लेकिन जो सवाल आपको बनाना है वो दूसरे मेथड से। तो पहला रिडॉक्स इक्वेशंस are balanced by 2 methods। ये सारी बातें आपके वेबसाइट पर उपलब्ध नोट्स में भी है। यहां रिमाइंड कर दें कि जो थ्योरी का नोट्स था उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन या सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शंस का डिफिनेशन छूट गया, जिसको आप YouTube के वीडियो नंबर 4 से नोट कर लेंगे। पहला मतलब है फ्रॉम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरा मेथड है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहला बैलेंसिंग ऑफ
redox equation from change in ऑक्सीडेशन नंबर। इस मेथड का थ्योरी कहता है कि बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन, जब रिडॉक्स इक्वेशन संतुलित हो जाता है तो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर must be equal to total decrease in oxidation number। total increase in oxidation number, total decrease in oxidation number दोनों बराबर होना चाहिए। इस मेथड से हम लोग बनाएंगे कैसे स्टेप्स। सबसे पहले सवाल में दिया गया राइट द गिवन रिडॉक्स इक्वेशन, जो सवाल में रिडॉक्स इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खोजेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन के बाद कौन सब्सटेंस किसमें चेंज किया और रिडक्शन के बाद कौन सब्सटेंस किसमें चेंज किया। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो फाइंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर रिड्यूसिंग एजेंट एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इंक्रीज और डिक्रीज जो आया उसका एलसीएम ले लें। जैसे मान लो 1 का 2 आया, 1 का 3 आया, तो एलसीएम हो गया 6। अब 6 के बराबर करने के 2 को 3 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई रिड्यूसिंग एजेंट and oxidizing agent by suitable numbers, और जिस संख्या से हम लोग गुना करते हैं उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। सुटेबल कोएफिशिएंट्स मतलब सुटेबल नंबर्स टू इक्वेट टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब उसके बाद इक्वेट एटम्स ऑफ ईच काइंड ऑन LHS एंड RHS बाय काउंटिंग। चूंकि यहां गिनती के द्वारा बाईं तरफ इतना होगा तो दाईं तरफ भी उतना ही करना है, इसलिए इस मेथड को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आप लोग इस मेथड का थ्योरी समझ गए। टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सवाल में दिया गया रिडॉक्स इक्वेशन को लिखेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पार्ट को निकालेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैलकुलेट करेंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को उन संख्याओं से गुना करेंगे जिससे कि टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो जाए। और फाइनली क्योंकि ये गुना तो आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, उसके अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड को संतुलित कर देना है काउंटिंग के द्वारा।
जैसे सिंपल, इस मेथड से आपको सवाल बनाना नहीं है, इसको केवल समझना है। अब यहां देख रहे हैं कि अभी बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन यहां 1 है, यहां 2 है, हाइड्रोजन यहां 3 है, यहां 2 है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, होमोमोलिक्यूल फॉर्म 0। ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? ऑक्सीडेशन हो रहा है NH3 से N2 में। रिडक्शन किसका हो रहा है? CuO से Cu। ऑक्सीडेशन अमोनिया का, रिडक्शन क्यूप्रिक ऑक्साइड का, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया अमोनिया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया CuO। अब इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर -3 से 0 3, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 से। अब एक का 3 एक का 2 है, 3 और 2 का लघुत्तम निकाले, LCM निकाले 6। इसलिए हम लोग NH3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात इस दिए गए सवाल में रिड्यूसिंग एजेंट को 2 से गुना करें, और CuO को हम लोग 3 से गुना करें, अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को 3 से गुना करें, इस दिए गए सवाल का। अब ये वैल्यू यहां रखें, इस इक्वेशन में रखें, क्या आ जाएगा? 3CuO + 2NH3, Cu + N2 + H2O। अभी हम लोगों को RHS पर काउंटिंग द्वारा बैलेंस करना है। नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 3, अब ऑक्सीजन 3 पूरा हो गया, हाइड्रोजन पूरा हो गया, नाइट्रोजन पूरा हो गया, कॉपर यहां 3 है, यहां 3 कर दिया। अब ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स इक्वेशन हो गया। तो ये मेथड काफी आसान है, लेकिन ये मेन आपका टेक्स्ट नहीं है। जो बड़े इक्वेशंस आपको DF ब्लॉक, P ब्लॉक और ऑर्गेनिक में अल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ते समय लिखने में सहूलियत देगी, वो मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको विस्तार से हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम, क्योंकि वो मेथड थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग अभी केवल उसका ब्रीफ आपको आइडिया देते हैं। दूसरा मेथड बैलेंसिंग ऑफ ए रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयनिक फॉर्म जब होगा तो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन को इंडिकेट करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड का थ्योरी है कि टोटल इन बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन, इन बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन के इक्वल होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन बराबर होगा बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन में। किसी भी संतुलित रिडॉक्स इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बराबर होगा। इस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग बैलेंस करेंगे। ब्रीफ में आपको बता दे रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पार्ट को देखेंगे। अब इस मेथड में ऑक्सीडेशन के पार्ट और रिडक्शन के पार्ट को अलग अलग कर देंगे
ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, और तब उसको अलग अलग बैलेंस करेंगे। और जहां वहां देखेंगे टोटल चेन इन ऑक्सीडेशन नंबर के लिए इक्वेट करने के लिए यहाँ इक्वेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन को इक्वेट करने के लिए। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो आप व्हाट्सएप पर अपने समस्याओं को हम तक अवश्य भेजें। धन्यवाद।